नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में, और हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है नागरिकता। नागरिकता के साथ साथ हम आपको मौलिक कर्तव्य पर भी बात करेंगे, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशकता, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है उसकी बात करेंगे। हमने मूल अधिकार की पूरी बात कर ली है। मूल अधिकार में उससे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे ही नहीं जा सकते, प्रीलिम एग्ज़ाम हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। इतनी बात ध्यान रहे। तो नागरिकता के बारे में हम एक एक प्रश्न पर, जितना प्रश्न नागरिकता वाले टॉपिक से बन सकता है उतने की बात करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे और आसान भाषा में आपको समझाते हुए चलेंगे। वही मूल कर्तव्यों के बारे में बात होगी कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कब आए अस्तित्व में, इनका क्या महत्व है और किस प्रकार के प्रश्न इससे हो सकते हैं। वही नीति निर्देशक तत्व होता है बच्चों, तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी बात होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये राज्य और केंद्र सरकारों के लिए जो है गाइडलाइन का काम करता है। इसके बारे में हम जो है कि आपसे प्रश्नों के आधार पर विस्तृत बात करेंगे। आप ध्यान से प्रश्नों को देखते जाइए। ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें जो है कि हिम्मत मिलेगी कि हम आगे जो है कि आपको बढ़ाते रहें। विवेकानंद ने कहा था बच्चों, एक बात ध्यान देनी है इससे, कि विवेकानंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इस पर बात कर दें कि जिस समय आप जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये भी बात सही है। यदि आप अपने मित्र से, भाई से, माता से, पिता से, किसी भी प्रकार के व्यक्ति से यदि आप प्रतिज्ञा करते हैं कि इस बार मेरा जो है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या इस बार मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा, चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, अगर उस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो आप जो है कि उस पर जो है डेडिकेटेड रहिए उस काम के प्रति, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है और कहा जाता है कि भैया इनका काम है बस कहना, बाकी कुछ करने वाले हैं नहीं। ठीक है, बात बड़ी है पर काम छोटा है। सबसे पहले प्रश्न के साथ आएंगे। प्रश्नों का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रश्नों का जो है कि प्रिंटिंग है वो थोड़ा सा हल्की है, तो इस पर मत जाइएगा, इस पर धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। 36वां प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न 35 तक प्रश्नों की चर्चा पीछे वाली वीडियो में हो चुकी है। ठीक है, उसके पहले 100 प्रश्न हम करा चुके हैं। आप हमारे जितने 4 वीडियो अभी तक हैं, ठीक है, बाकी पहले की हैं, उन चारों वीडियो को आप कंटिन्यूअस देखते आएंगे तो आपकी पॉलिटिकल साइंस, संविधान कि जितने भी प्रश्न हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, सब जो है आपका क्लियर होता जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो मौलिक कर्तव्य का विचार सोवियत संघ, रूस से लिया गया। आप जानते हैं कि रूस पहले सोवियत संघ का जो है कि हेड हुआ करता था। सोवियत संघ में बहुत सारी कंट्री आती थी, बाद में इसका विघटन हुआ 90 के एरा में। तो मौलिक कर्तव्य का विचार वहीं से लिया गया है। हम सबसे पहले मौलिक कर्तव्य से ही शुरू किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य अस्तित्व में कब आया? तो ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 76, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और 91वां। तो ऑप्शन इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें कौन सही हो जाएगा बच्चों? बी सही हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। तीसरा दिया है कि स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भाग 4 क में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भाग 4 क में क्या जोड़ा गया था? तो ऑप्शन देखिए, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, मूल अधिकार जोड़ा गया था, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सही होगा? मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, तो स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उनसे पूछा गया था कि क्या नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य भी हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और 10 मौलिक कर्तव्य उन्होंने बताया था। तो शुरू में जो है कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बताएंगे 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है कि दिया गया, ताकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अभिभावक, संरक्षक ये शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे। ये बातें हुई थी। तो 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है।
आपको पता चल गया। 39वां प्रश्न है कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे बच्चों? तो हमने बताया कि मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। ये भी बात ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्य 1976 के बाद ही है और संविधान के भाग 4 क में है। मूल रूप से कहा जाए तो 1976 में कितने थे? 10 थे। 2002 में एक और जोड़ा गया तो 11 हो गए। अब मूल रूप से कोई पूछे तो ये मत कहिएगा कि संविधान के बनने के समय, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं? तो अब ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अब कुल 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 41 नंबर प्रश्न पे हम आएंगे। सभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कहाँ है भैया? ऑप्शन ए भाग 4 का अनुच्छेद 51 ए में है, ऑप्शन बी भाग 5 में है, ऑप्शन सी भाग 4 में है, हाँ, और ऑप्शन डी जो है भाग 3 अनुच्छेद 20 में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 ए में इनका वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 42 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति क्या है? मौलिक कर्तव्य की प्रकृति जब आपसे पूछ दिया जाए तो उसका नेचर क्या है, तो वह न्यायिक है कि गैर न्यायिक है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो न्यायिक का अर्थ यही होता है कि मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी मूल कर्तव्य 11 हैं, यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं या किसी भी प्रकार का जो है उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं या मूल कर्तव्य आप करते हैं, तो वो कानून तो है ही है। जैसे मान लीजिए मूल कर्तव्य का आप हनन करते हैं, आप मान लीजिए भारतीय झंडे तिरंगे का अपमान करते हैं, तो मूल कर्तव्य तो था कि झंडे और तिरंगे का जो है कि आप सम्मान करेंगे, लेकिन आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो झंडे के कानून के तहत आपको दंड मिलेगा। लेकिन आप ये कहिए कि जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसको जो है कि न्यायपालिका जो है क्या करे, लागू कराने का प्रयास करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप ये कह लीजिए, इस तरह से नहीं क्लियर हो रही बात तो इस तरह समझिए कि यानी 11 जो मूल कर्तव्य हैं, जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, उन सभी नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जाकर आप उसको प्रवर्तन यानी लागू नहीं करा सकते। उसी तरह से मूल कर्तव्यों को भी बच्चों आप जो है कि 11 मूल कर्तव्यों का जो है कि आप उसे न्यायालय से लागू नहीं करा सकते हैं। तो लागू नहीं करा सकते अर्थात कि उसका न्याय नहीं करा सकते अब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई बात नहीं लागू करा सकते तो न्यायोचित नहीं है का मतलब है कि आप सीधे बात कर देंगे कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है, तो गैर न्यायिक है। यानी ठीक है, गैर न्यायिक का अर्थ आप समझ लीजिएगा कि न्यायालय द्वारा जो है कि ये इसके जो है कि संबंध में जो है कि कोई भी किसी भी प्रकार का वो एक तरह से आपका कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब है कि आप उसको पालन करते रहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता की जिम्मेदारी है, एक मूल कर्तव्य मैं आपको बता रहा हूँ, इससे उदाहरण समझिए कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है कि शिक्षा प्रदान करें। अब कोई माता पिता बहुत सारे ऐसे हैं जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब इसको लेकर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में जाएं और जाने के बाद कहें कि नहीं देखिए ये अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय कहेगी भैया देखिए हम इसको लागू नहीं करा सकते, ना उसको दंड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गैर न्यायिक है। आगे चलेंगे। 43वां, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना क्या है बच्चों? ये आपका मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना होगा। संप्रभुता का अर्थ होता है ना कि भारत जो है, पूरा भारत एक राज्य है, आप जानते हैं, उसको राज्य कहा जाता है, स्टेटों को प्रांत कहा जाता है, ठीक है बच्चों, राजनीतिक भाषा में आप बात समझिए। तो भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का, आंतरिक मामलों में तो समझ लेगा, वाह मामलों में जो है कि किसी दुनिया के किसी भी देश से दबाव में नहीं आएगा। आप देखे होंगे ना, एक वार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें ये कहा गया था कि ट्रंप ने जो है कि वार रुकवा दी, ऐसी जो है हवा उड़ी थी। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर ट्रंप के कहने पे भारत सरकार जो है कि यह भारत किसी भी प्रकार का अपना निर्णय ले वाह मामलों से, देखिए वाह मामलों में निर्णय ले, तो इस तरह से इसका मतलब है कि हमारे संप्रभुता पे सवाल खड़ा होता है।
यानी हम संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होगा तभी आप स्वतंत्र राष्ट्र और इंडिपेंडेंट मतलब नेशन कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 44वां, भाषा धर्म प्रदेश वर्ग आधारित भेदभाव न करे, महिलाओं का सम्मान करे तथा भाईचारा बढ़ाएं, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है क्या मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, धर्म भाषा प्रदेश वर्ग पर आधारित भेदभाव न करें। आप बताइए, धर्म के आधार पर भेदभाव इस देश में, हाँ, हमेशा खबरें आती रहती हैं। भाषा के आधार पर भी भेदभाव हो जाता है। अभी मराठी वाला विवाद हुआ था कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी कहना है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आपका मूल कर्तव्य है। ये एक बात समझिए कि आप यदि मूल अधिकार प्राप्त करते हैं, एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि यदि आपको मूल अधिकार दिया जाता है, हाँ, आप किसी भी बात का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय चले जाते हैं। उसी प्रकार आपको मूल कर्तव्य दिया गया है तो उसको भी आप समझिए, कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भाईचारा के साथ इस देश में रहना चाहिए। किसी भी भाषा या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव वाली नीति जो है कि मूल कर्तव्यों का जो है कि उल्लंघन करती है। नेक्स्ट है, अपनी संस्कृति, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये सारी बातें कहाँ दी गई हैं बच्चों, तो ये मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन है। देख लीजिए, संस्कृति जो आपकी संस्कृति आपकी भाषा है, संस्कृति का मतलब यदि आपकी हरियाणवी है भाषा और वहाँ के कल्चर्स मतलब पूजा पाठ, विवाह शादी, उसी तरह से आपकी अगर भोजपुरी भाषा है, पूजा पाठ विवाह शादी दुनिया भर का, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो आप अपने संस्कृति को बनाए रखें। वन यानी कि वही फॉरेस्ट, झील आप समझ ही रहे हैं, नदी, वन्य जीव, वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाले जीव, इनकी भी आपको जो है कि देखभाल और रक्षा करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है बच्चों कि आप साइंटिफिक अप्रोच रखें। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप जो है कि समझ लीजिए कि तंत्र मंत्र दुनिया भर की चीज़ें, ये सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप साइंटिफिकली बात करें कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनी बातों पे, किसी जादू टोने पे, किसी धार्मिक बाबा के जैसे तरह के है ना बागेश्वर टाइप पर्ची उर्ची निकालने पर, इन सब सारी चीज़ों पे जो है विश्वास ना किया करें। इन सब पर आप विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। संविधान में बातें लिखी हुई हैं कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। इस सार्वजनिक संपत्ति की देखिए बच्चों हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इस देश की जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं, चाहे रेल है, चाहे रेल है, चाहे भेल है, चाहे गेल है, चाहे रोड है, चाहे शिप है, चाहे इस देश का कोई पार्क है, चाहे स्मारक है, चाहे दुनिया भर की जितनी भी जो है कि सरकारी संस्थान है, चाहे विद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय हैं, तो उसमें यदि आप रहते हैं तो उसका आप जो है कि उसकी रक्षा करें। ये नहीं कि आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं पंखा निकाल के घर लेके चले गए, ये बातें गलत हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम बात करेंगे। 46 नंबर का प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना चाहिए। ये क्या है, आपका एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों दिया है कि मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। ठीक है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है बच्चों। जिस तरह से 11 मौलिक कर्तव्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों 11 में से 5-6 का भी पालन कर दे तो देश में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा। और मौलिक कर्तव्यों का पालन वही करेगा जो संविधान को अपने हृदय में संजोए है, संविधान का पालन करता है। संविधान को हृदय में संजोए रखना भी मूल कर्तव्य है। संविधान यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी आपके जो है कि बड़े नेता थे, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, हाँ, पटेल जी, ये सभी लोग, भगत सिंह, आज़ाद, जितने भी थे, बोस, हाँ, दादा भाई नौरोजी से लेके गोखले से लेके नरम दलों की हम बात कर लें, ठीक है, ये WC बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, जो सभी जो नेता थे, सभी जो क्रांतिकारी थे, जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया, सबको जो है कि अपने हृदय में सजो के रखना है। वो बात अलग है कि नया समाज आया है, नई दुनिया आया है, जो गांधी पे
एक पेज नहीं पढ़ा है वो आज भी गांधी को गाली देता है। अब सोचिए कितनी बुरी दशा है इस समाज की। अब इससे बुरा पतन समाज का कुछ भी नहीं हो सकता कि जो गांधी के बारे में उनके जन्म और उनके माता पिता का नाम भी नहीं जानता। मैं सच बता रहा हूँ, इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो इस महात्मा गांधी के माता पिता का नाम भी नहीं जानते हैं, वो गांधी को गाली देते हैं। जबकि यहाँ पे आपका मूल कर्तव्य है कि इन सबको जो है कि आप अपने हृदय में संजोए रखें। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट पे आते हैं। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक की बात की गई है। ये भाग बच्चों 4 में है। आप याद रखिएगा कि भाग 4 में जो है डीपीएसपी का उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व पर आप आइए। नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए यहाँ पे 50 नंबर का कि कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। अच्छा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कैसे उपयोग में लाया जाएगा। हालांकि इसको उपयोग में लाना राज्यों का काम है। राज्य का मतलब है सरकारों का काम है। तो अनुच्छेद 37 बच्चों, ऑप्शन बी नहीं सही है, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट पे आएंगे, ध्यान सुनिएगा। भारत ने नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया, बात सही है। आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था, ये भी बात सही है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति आयरलैंड से ही नहीं हुई है, कहीं और से हुई है। तो ब्रिटेन से हुई है, ऑप्शन ए है, बी स्पेन है, सी अमेरिका है, डी जर्मनी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को, हाँ, हमने आयरलैंड से अपनाया। आयरलैंड के संविधान को हमने अध्ययन किया और उस समय हमारी संविधान सभा के जो विद्वान सदस्य थे उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए और राज्यों का जो है कि राज्य इससे जो है कि समाज को कल्याणकारी जो है कि व्यवस्था प्रदान करेंगे। तो आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व प्रदान करता है, क्या करता है भैया? नीति निर्देशक तत्व आपको देता क्या है? तो आपके साथ सामाजिक न्याय करता है, आपके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय करता है, आपके साथ राजनीतिक न्याय करता है कि सभी? तो आपके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है कि करता है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, नीति निर्देशक तत्वों को यदि सरकार लागू करे तो भारत की जनता के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है कि पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के विधायिका और प्रशासक के लिए आचार संहिता कौन लागू करता है? अच्छा, विधायिका का मतलब होता है भैया जो कानून बनाने वाली संस्था है। राज्यों में विधायिका विधानसभा होती है, केंद्र में विधायिका आपकी संसद होती है। ठीक है। तो इन दोनों के लिए एक तरह से आचार संहिता का काम करता है। आचार संहिता का मतलब होता है कि आप इनको देख के काम करें। प्रशासक का मतलब आईएएस से लेके बाकी जितने भी अधिकारी हैं, ये सभी लोगों के लिए एक जो है कि गाइडलाइन, एक मिरर का काम करता है कि आप उसको देख के जो है कि कोई भी नीति बनाएंगे तो ये किस पे कहाँ है? ये नीति निर्देशक तत्व में है। यानी भारत के विधायिका और प्रशासक के लिए आचार संहिता कौन लागू करता है? तो नीति निर्देशक तत्व लागू करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे कि नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा बाध्यकारी हैं? बिल्कुल नहीं है, अदालत द्वारा बाध्यकारी नहीं है। यानी अदालतें इन्हें लागू नहीं करवा सकती। अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने भी प्रावधान हैं, हम आगे आपको बताएंगे संविधान में 36 से 51 तक कौन कौन से प्रावधान हैं। तो इनको आप जाएंगे अदालत में, कहेंगे कि भैया उसमें रोजगार पाने का अधिकार है और हमको जो है कि सरकारें रोजगार नहीं दिला पा रही हैं, इसलिए वो फेल हैं, तो आप उनके खिलाफ केस करिए। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है बच्चों, एक तरह से उनके लिए बस गाइडलाइन है। राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा, यह अनुच्छेद किस में है बच्चा? ये अनुच्छेद 38 में है। राज्य का कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय आपको प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन हो, संसाधनों का वितरण जो है न्यायोचित हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो, चाहे श्रमिकों के स्वास्थ्य की बात हो, बच्चों के शोषण न हो, ये सारे प्रावधान जो है कि कहाँ किए गए हैं? ये सारे प्रावधान आपके अनुच्छेद 39 में किए गए हैं बच्चों। यानी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन मिले,
हाँ, संसाधनों का वितरण न्यायोचित हो। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग का पूरी ज़मीन जायदाद और पानी और दुनिया भर के संसाधनों पर अधिकार हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई, यानी महिला जो काम करे या पुरुष वही एक ही काम को महिला पुरुष करे तो उनकी सैलरी सेम हो। श्रमिकों का स्वास्थ्य पर देखभाल हो। ये सारी बातें अनुच्छेद किस में दी गई है? अनुच्छेद 39 में दी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं कि कार्य करने, बेरोजगारी पर ध्यान देने, कार्य करने की उचित व्यवस्था करे। सरकार बेरोजगारी पे ध्यान दे, बुढ़ापा को ध्यान दे, विकलांगता और शिक्षा पाने, अब बीमारी में, ये सब सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करे। तो यह बात जो है कि आपके अनुच्छेद जो है कि हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। ये 57 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में बताना है कि ये सारी बातें किस अनुच्छेद में जो है कि वर्णित है। 58वां है कि कार्य की उचित और मानवोचित दशाओं का दशा तथा मातृत्व राहत की बात किस अनुच्छेद में की गई है बच्चों? तो अनुच्छेद 42 में की गई है। मातृत्व राहत की ये मतलब ये है कि वो महिलाएं जो माँ हैं, हाँ, उनके लिए भी जो है कि राहत की बात हो, सरकार करे, उनको कुछ काम के घंटे कम करे, उनको छुट्टियां प्रदान करें। अब मानवोचित दशा का मतलब ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें मानव काम कर सके, ऐसी ना हो कि 15 घंटे की ड्यूटी लगा दे। ठीक है, राज्य सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। ये अनुच्छेद किसमें है? जीवन निर्वाह मजदूरी की बात राज्य का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है बच्चों, यानी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह और मजदूरी की व्यवस्था करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं कि अगर कह दे कि राज्य जहाँ कह रहा है वहाँ भारत सरकार की बात समझिए। राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी, यह अनुच्छेद 43 के ए में है। यानी कि जो उद्योग हैं उनके प्रबंधन में केवल मालिक ही नहीं रहे, उसमें कुछ श्रमिक भी रहे हैं, उनके एक कमेटी बने, उसमें श्रमिक भी रहे और किसी भी प्रकार का निर्णय ले तो उनके भी हित की बात हो। इस तरह की बातें जो है कि 43 के ए में प्रावधानित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए, हाँ, सुधार और पोषण तथा जीवन स्तर को बढ़ावा देना ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये बात लिखी गई है संविधान में। ये अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व के कितने अनुच्छेद सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो सामाजिक सिद्धांत की बात कितने अनुच्छेद करते हैं बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 38, 39, 41, 42, 43, 43 और 47, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी आपसे पूछ दे कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले कितने ऐसे अनुच्छेद हैं जो सामाजिक सिद्धांतों की बात करते हैं, यानी समाज में बेहतरी के लिए, यानी सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये टोटल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के कितने अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित, देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 40 है, 43 है, 43 का बी है, 46 है, 47 है, 48 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ऐसे अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और गांधीवादी की बात करते हैं, गांधीवाद की बात करते हैं। और गांधी जी का जो सपना है उसमें 6 अनुच्छेदों में यहाँ पे बताया गया है, इसको आप समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाँ, प्रश्न आ गया कि राज्य पंचायत स्थापित करने वाला कदम उठाएगा, यह किस में है? यह अनुच्छेद 40 में, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, ये भी गांधी का सपना था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाएगा। सहकारिता का मतलब है 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25 लोगों का एक जो है ग्रुप बनेगा, सहकारिता उनमें डेवलप होगी, सभी लोग कुछ कुछ पैसे लगाएंगे या राज्य से मदद लेंगे, मदद लेने के बाद कोई बिजनेस व्यापार शुरू करेंगे, ये होता है सहकारिता। और कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्योग जो गाँव स्तर पर चलाए जाते हैं। सहकारी समिति का गठन किसमें किया गया है बच्चों? तो अनुच्छेद 43 बी में जो है कि सहकारी समितियों के गठन के प्रावधान किया गया है। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, अब हम आगे आएंगे 67 नंबर पे कि SC, ST और कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये किस अनुच्छेद में शामिल है बच्चों? तो अनुच्छेद 46 में शामिल है कि SC, ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाएगी। यह बात आपका अनुच्छेद 46 में वर्णन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। आप दिया है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार तथा नशा को रोकने वाला भी कदम उठाएगा बच्चों, तो यह अनुच्छेद 47 में है। ठीक है, राज्य जो है गाय, बछड़ा तथा दुधारू पशु के वध पर रोक लगाएगा तथा इन गाय भैंसों के नस्लों में सुधार की बात करेगा, यह अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। ठीक है,
70 नंबर का प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व में कितने अनुच्छेद हैं जो उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, यानी उदारवादी हैं, लिबरल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद देखिए 44, 45, 48, 48 से 49, 50, 51, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुच्छेद हैं। यहाँ पे भी 44, 45, 48 शामिल है, यहाँ पे भी शामिल है। इसका मतलब ये सभी आप टिक कर दीजिएगा कि चारों ऑप्शन जो है कि तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही हैं। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसका जो है कि शादी विवाह का कार्यक्रम एक जैसा हो, एक नियम पर आधारित हो, इसको कहते हैं जो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णन है। 6 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बच्चों को शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था जो है कि ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 45 में दिया है कि 6 वर्ष की आयु जो बच्चा पूरा कर चुका है बच्चों, इसको जो है कि जिसके भी परिवार में 6 वर्ष तक का बच्चा हो गया है उसे आप शिक्षा देने की व्यवस्था कराएं और देखभाल करें। ये अनुच्छेद 45 में वर्णन है। अनुच्छेद 45 का ही हवाला देकर भारतीय संसद ने एक संविधान संशोधन किया था। उस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। आप जानते हैं जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्वों को लेकर जो राज्य होता है, संसद होती है, विधानसभाएं होती है, कानून बनाती हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हीं के आधार पर जो है भारत सरकार कानून बना के समाज में कल्याण बढ़ाने का प्रयास करता है। उसमें वृद्ध हों, बच्चे हों, विकलांग हों, महिलाएं हों, सबके लिए। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, आप जानते हैं कृषि और पशुपालन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको होमवर्क है। उसमें देखिए वहाँ पे होमवर्क दिए थे, एक और होमवर्क है, इसमें आपको करके कमेंट करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये आसान है तो इसको आपको होमवर्क ले लीजिए। हाँ, पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा करना, आप जानते हैं अनुच्छेद किसमें है, पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना, ये पर्यावरण की बात है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आएगा। हाँ, इसको आप देखिएगा, ये भी आप होमवर्क में रखिए। ये सब छोटे छोटे होमवर्क में हम दे रहे हैं। राज्य स्मारक और ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करेगा, आप जानते हैं अनुच्छेद 50 में सीधी सीधी बात किया हुआ है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा बच्चों, ये भी जो है ये किसमें है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा, यानी सरकारों का कर्तव्य होगा। 77 है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कितने अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए बच्चों, तो 3 अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से। अनुच्छेद 39 का ए, 43 का ए और 48, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 78 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि संसद, देखिए यहाँ पे आ गया, संसद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 में किस विषय वस्तु को बदलकर शिक्षा का मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। तो ये कब किया था, 2002 में किया था। राज्य के लिए सकारात्मक और राज्य को सामाजिक आर्थिक कर्तव्य की घोषणा करते हुए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये किसकी बात है। देखिए सुनिए, ये राज्य के लिए सकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्व में सुन लीजिए सकारात्मक है, यानी कि आप इसके नीति निर्देशक तत्वों को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। तो राज्य के लिए ये बातें पॉजिटिव है, राज्य सुरक्षित है, जब चाहे तब लागू करे। और सामाजिक आर्थिक कर्तव्य ये राज्य का होता है, ठीक है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं होता है, कौन, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जहाँ मूल अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र, अच्छा राजनैतिक है भैया, यहाँ जहाँ मूल अधिकार आपको राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व तो बच्चों कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ये बात क्या है, सही है, गलत नहीं है, ठीक है। 81 वाला क्वेश्चन आपके सामने आपका ये हुआ कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गोलकनाथ वाले मामले में था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1967 में ये केस हुई थी और कहा था कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए जो सरकारें हैं मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने की बात की। तो केशवानंद भारती मामला था 1973। ये बहुत बड़े मामला था, इसके बारे में कभी बात होगी एक पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों। और 83 वाला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित संशोधन क्या है। तो क्या क्या संशोधन है, तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हैं। भूमि सुधार की भी बात करता है बच्चों। बी वाला ऑप्शन आप देखिए, श्रम सुधार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण की भी बात करता है। हाँ, और पंचायती राज और कुटीर उद्योग और शिक्षा स्वास्थ्य की, ये सभी की बातें करता है कौन, नीति निर्देशक सिद्धांत, इस सभी की बात करता है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ।
हाँ, आप कमेंट करिए, जो 2-3 प्रश्न हम आपको होमवर्क में दिए हैं वो आप उसको कंप्लीट करके दीजिए। इस तरह से यदि आप पढ़ाई करेंगे एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।